हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 2 चैप्टर 2 जूझ का सारांश। तो जूझ का सारांश कहानी का सारांश देखते हैं, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। और वो अपने जीवन में कितने संघर्षों के बाद शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। उन्हें अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो पढ़ाई पूरी कर पाए अपनी। तो चलिए देखते हैं। जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास झोभी से ली गई है। जो एक मराठी उपन्यास है झोभी, उसी का एक हिस्सा है जूझ, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव हैं। इस मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया था। केशव प्रथम वीर के द्वारा इसका अनुवाद किया गया, हिंदी अनुवाद किया गया मराठी भाषा से। डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम आनंदा रत्नापा जकादे है। जूझ अर्थात जूझना या संघर्ष करना कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने यह बताया कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए भी संघर्ष किया और फिर अपनी लगन व मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। कहानी की शुरुआत करते हुए आनंद यादव कहते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता रत्नापन, उन्हें वो दादा कहकर बुलाते थे, ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया ताकि वो घर व खेत के कामकाज में माँ का हाथ बटा सकें। और उनके पिता स्वयं तो घर का कोई काम करते नहीं थे, सारा दिन घूमने फिरने, आराम और मौज मस्ती करने में बिता देते थे। आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे, इसलिए एक दिन गोबर के कंडे थापते वक्त उन्होंने अपनी माँ से स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहा कि अगर वो इस वक्त स्कूल नहीं गए तो फिर वो भी अपने पिता की तरह गरीब ही रह जाएंगे, और अगर पढ़ लिख लिए गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाएंगे। अपनी माँ से स्कूल जाने का आग्रह करता है कि कैसे भी करके मुझे स्कूल भेज दो। आनंद यादव की मां ने उन्हें समझाया कि अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं उनके पिता से बात की तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि मां चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन वो आनंद यादव के पिता से डरती थी, इसलिए खुलकर उनका साथ नहीं दे पा रही थी। उनका किसका? बच्चे का। तभी लेखक आनंद यादव ने अपनी माँ को सुझाव देते हुए कहा कि क्यों न दोनों चलकर गांव के मुखिया दत्ताजी राव सरकार से बात कर उनको अपनी सारी परेशानियां बताएंगे। माँ को बेटे की सलाह पसंद आ गई और वो दोनों मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी परेशानियां बता दी। गांव के मुखिया समझदार थे और वो पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे, इसलिए उन्होंने माँ बेटे को आश्वासन देकर यह कहते हुए घर भेज दिया कि जब आनंद यादव का पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उनके थोड़ी देर बाद तुम भी वहाँ आ जाना। चलते चलते आनंद यादव की माँ ने मुखिया से प्रार्थना की कि वो उनके यहाँ आने की बात आनंद यादव के पिता को न बताएं। शाम को पिता के घर आने के बाद माँ ने उन्हें बताया कि मुखिया ने उन्हें बुलाया है। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए सम्मान की बात थी, सो वो सीधे उनसे मिलने चले गए और उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। आनंद यादव को देखते ही मुखिया ने उनसे सवाल किया कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जवाब में लेखक ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी ताकि वो घर व खेत के कामकाज में हाथ बटा सकें। मुखिया ने लेखक के पिता को खूब डांटते हुए कहा कि बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो, मगर अगर तुम इसे पढ़ा नहीं सकते हो तो मैं इसे पढ़ाऊँगा। घर पहुंचकर पिता बेटे को कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने को राजी हो गए। जैसे सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना और घर पर अधिक काम होने पर विद्यालय नहीं जाना आदि। सभी शर्तों को मानने के बाद आनंद यादव को स्कूल जाने दिया गया। आनंद यादव ने सारी शर्तें खुशी खुशी मान ली और स्कूल जाने लगे।
स्कूल में पहला दिन उनका अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके साथ वे सभी बच्चे अगली क्लास में पहुंच चुके थे और उस क्लास के सभी बच्चे उनसे छोटे थे। कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का भी प्रयास किया और कुछ ने बुरा बर्ताव भी किया। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे, मगर अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर वो स्कूल पहुंच गए और धीरे धीरे उनका परिचय अपनी कक्षा के एक होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगे और टीचर उन्हें भी बसंत पाटिल के साथ अन्य बच्चों की काफ़ी कॉपी जांचने को देते। धीरे धीरे बसंत पाटिल के साथ उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदलने लगा। आनंदा और बसंत पाटिल में दोस्ती हो गई। उनके स्कूल में नवा सौंदलगेकर नाम के एक टीचर थे जो उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा व सबसे हटकर था। वो मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरे ताल व लय के साथ गाकर सुनाते थे, साथ में अभिनय भी करते थे। वो खुद भी कविताएं लिखते थे और उनको देखकर ही लेखक को कविताएं लिखने में रुचि पैदा होने लगी। आनंद यादव उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाते हैं और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते और उनके गाने के तरीके, हाव भाव, अभिनय सब याद कर लेते और फिर उनके अपने खेतों में काम करते वक्त हूबहू अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते रहते थे। जहाँ पहले वो खेतों में काम करते वक्त किसी न किसी का साथ चाहते थे, अब अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि खेतों में काम करते वक्त वो कविताओं को गा कर, नाच कर और कभी कभी उन कविताओं पर अभिनय कर उसका आनंद लेते। इसलिए अब वो चाहते थे कि खेतों में उनके साथ कोई न रहे, ताकि वो अकेले में ही अपनी कविताओं को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब सौंदलगेकर के साथ लेखक भी छोटी छोटी कविताएं बनाने लगा और गाने की प्रैक्टिस करने लगा। इस तरह वो अभ्यास करते करते कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और अपने टीचर के कुछ ज़्यादा करीब आ गए। टीचर भी उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार उनके टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी। आनंद यादव ने सोचा कि अगर टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत हैं, खलिहान हैं, पेड़ पौधे हैं, पूरा आकाश है, तो मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। आनंद यादव ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी गहन रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद, अलंकार आदि की बारीकियों से सिखाई। अब वो दोनों अक्सर इसी बारे में बातें किया करते थे और इस तरह सीखते सीखते एक दिन वह छोटा बच्चा, जिसके पिता उसे पढ़ाना दिखाना नहीं चाहते थे, अपनी लगन व मेहनत से महान कथाकार व उपन्यासकार बन गया। तो इस प्रकार आनंदा अपने जीवन में अनेक संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं और एक प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार बन जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।